एक गुरु या टीचर के महत्व के बारे में तो हम सभी जानते हैं और भारतीय संस्कृति में गुरु की महिमा का जो वर्णन हमें मिलता है वो दुनिया की किसी और संस्कृति में नहीं मिलता। सच है, हमने जो कुछ भी हासिल किया हुआ होता है उसके पीछे हमारे गुरुओं की शिक्षा ही होती है और सहज रूप से गुरुओं द्वारा दिया गया ज्ञान हमारे जीवन का आधार बन जाता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि अपने छात्रों के हितों में गुरु किसी भी मुसीबत से टकराने के लिए तैयार हो जाता है। ऐसे गुरु के लिए महान शब्द भी छोटा जान पड़ता है। और आज इस कहानी में हम बात करेंगे एक ऐसे गुरु की जिसने अपने छात्रों के हितों में पूरी दुनिया से टकराने में भी संकोच नहीं किया। बात करेंगे एक अमेरिकन मूवी कोच कार्टर की और जानेंगे कि सच्ची घटना एवं पात्र पर आधारित इस फिल्म में कैसे एक गुरु अपने छात्रों का जीवन बदलने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र नामदेव और आज जानेंगे व्यक्ति एवं समाज को एक अनुपम संदेश देने वाली एक ऐसी कहानी के बारे में जो हमें ये बताती है कि कैसे कोई व्यक्ति अपने प्रयासों से कई अंधेरे जीवनों में प्रकाश बिखेर सकता है। मैं जितेंद्र नामदेव आप सभी का स्वागत करता हूँ। कहानी शुरू करने से पहले जान लेते हैं फिल्म के बारे में। इट्स ए 2005 अमेरिकन बायोग्राफिकल ड्रामा starring Samuel L. Jackson. It is 7.3 on IMDb, which is quite a decent rating. फिल्म का प्लॉट लिखा गया है इन द ईयर 1999 एंड 2000। कहानी है अमेरिका के रिचमंड शहर की, उस वक्त की जबकि अपराध आम हो चुका था। शहर में बहुत कम लोग हायर एजुकेशन में जाते हैं और लगभग हर दूसरा व्यक्ति अपराध के सिलसिले में कभी न कभी जेल गया हुआ होता है। कोच केन कार्टर इसी शहर में रहते हैं और अपने स्कूल रिचमंड हाई स्कूल के 71-72 बैच के बास्केटबॉल चैंपियन रहे हैं और शहर की वर्तमान स्थिति से कुछ निराश भी हैं। ऐसे में उन्हें बुलावा आता है रिचमंड हाई स्कूल से बास्केटबॉल कोच के पद के लिए। पहले तो केन कार्टर इस जॉब के लिए मना कर देते हैं, फिर खिलाड़ियों की हालत देखकर उनके बीच लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ टीम स्पिरिट जैसी चीज़ों को देखकर और उस स्कूल से भावनात्मक जुड़ाव होने के कारण वो इस पद के लिए हाँ कह देते हैं। और अगले ही दिन कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद कोच केन कार्टर की मुलाकात होती है अपने खिलाड़ियों से और ये मुलाकात कुछ खास होने वाली थी। और इससे पहले कि कोच कार्टर इन खिलाड़ियों से मिले, हम टीम के कुछ खास खिलाड़ियों के बारे में जान लेते हैं जिनके आसपास ये कहानी लिखी गई है। पहला कैरेक्टर है टीमो क्रूज, स्वभाव से उग्र, मिलिटेंट, हमेशा लड़ने को तैयार। टीमो अपने भाई के साथ कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व है। दूसरा कैरेक्टर है जेसन लायल। जेसन के पिता एक अपराधी हैं और जेल में हैं, जिस वजह से वह भी कुछ डिस्टर्ब रहता है। तीसरा कैरेक्टर है जूनियर बैटल। जूनियर अपनी माँ के साथ रहता है जो एक सिंगल मदर है। जूनियर को बास्केटबॉल के अलावा कुछ भी नहीं आता है। कोच को जब इन खिलाड़ियों से मिलवाया जाता है तो पहले तो कोई कोच की बात सुनने ही तैयार नहीं होता है और जब कोच सभी को डांट कर अपनी बात कहते हैं तो टीमो आगे आकर बदतमीजी करने की कोशिश करता है। इस पर कोच उसे जिम से बाहर जाने के लिए कहते हैं। ये सुनकर टीमो और भड़क जाता है और कोच को फिजिकली असॉल्ट करने की कोशिश करता है। इस पर कोच उसे उसी के अंदाज में जवाब देते हुए बेबस कर देते हैं और बुरी तरह बेइज्जत होने के बाद भी टीमों के रवैये में कोई चेंज नहीं आता है और वह जिम से जाते हुए कोच को धमकी देते हुए निकलता है। यह देखकर टीम के बाकी सारे खिलाड़ी कुछ डर जाते हैं, उनमें से कुछ खेल छोड़कर चले जाते हैं। बहरहाल पहली ही मुलाकात में कोच इन उद्दंड खिलाड़ियों को ये समझा देते हैं कि यदि टीम में खेलना है तो मेरे मुताबिक ही खेलना होगा, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन फॉलो करने होंगे और इस खेल के साथ साथ एक दूसरे की भी इज्जत करनी होगी। और यहाँ से स्टार्ट होती है कोच कार्टर की ट्रेनिंग, आम खिलाड़ियों से दुगनी, शरीर को थकाकर चूर कर देने वाली। कहानी आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि कोच खिलाड़ियों के पेरेंट्स के साथ एक मीटिंग ले रहे हैं। सारे पेरेंट्स कुछ झल्लाए हुए हैं। इसकी वजह ये थी कि कोच ने सारे खिलाड़ियों से एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया होता है जिसमें खेल के साथ साथ पढ़ाई में भी पूरी अटेंडेंस रखने और अपना ग्रेड पॉइंट आम खिलाड़ियों से 15%
अधिक रखने की शर्तें होती हैं, जिसका सभी पेरेंट्स विरोध कर रहे होते हैं। लेकिन कोच कार्टर एक एक करके सबके जवाब देते हैं और किसी तरह कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। आगे कोच खिलाड़ियों को बेसिक टेक्निक्स सिखाते हैं। ये टेक्निक्स वैसे तो खिलाड़ी पहले से ही जानते थे, पर इनमें हो रही गलतियां और इनका सही समय पर इस्तेमाल वे अभी तक समझ नहीं पाए थे, जो कोच उन्हें सिखाते हैं। और इसके साथ ही कोच कोर्ट में यूज़ की जाने वाली एक लैंग्वेज को भी डेवलप करते हैं, जिसे उनके प्रतिद्वंदी खिलाड़ी ना समझ पाए, और इस तरह सभी खिलाड़ी अपने पहले मुकाबले के लिए तैयार होते हैं। मुकाबला शुरू होता है और पहली बार रिचमंड हाई स्कूल के खिलाड़ी एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करते हुए एक टीम की तरह खेलते हैं। मुकाबला टक्कर का था। ये बात तो तय थी कि रिचमंड हाई स्कूल की टीम अपनी प्रतिद्वंदी टीम से टेक्निक के मामले में कुछ पीछे ही थी, किंतु एक दूसरे के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन ने एक टीम के रूप में उनके प्रदर्शन को कई गुना बढ़ा दिया था। और फाइनली कोच की दी गई टिप्स एंड टेक्निक्स काम आती हैं और सभी खिलाड़ियों को अपने पहले मुकाबले में शानदार सफलता हासिल होती है। इन खिलाड़ियों ने बहुत समय बाद एक सफलता का स्वाद चखा था, पर दूर खड़ा हुआ टीमू इस सब से खुश नहीं था। वह अपने साथी खिलाड़ियों को कोसता है और कोच को भी बुरा भला कहता है। इस पर सारे खिलाड़ी उसे नकार देते हैं और आखिर में जब टीमो अपने साथी खिलाड़ियों को खुशियां मनाते हुए देखता है तो उसे उनके बीच ना होने का दुख होता है, और वह अगले दिन जिम में पहुंचकर सीधे कोच कार्टर से ये सवाल करता है कि मुझे खेलने के लिए क्या करना होगा। इस पर कोच उसे कहते हैं, मिस्टर क्रूज, शायद आपको इसका जवाब पसंद नहीं आएगा, और कोच उसे जाने के लिए कहते हैं। पर टीमो आज वापस जाने के लिए नहीं आया था। फाइनली कोच उसे खेलने के लिए 2500 पुशअप्स और 1000 रन्स, जिसे बास्केटबॉल में सुसाइड्स कहा जाता है, कंप्लीट करने को कहते हैं, और वो भी अगले 3 दिनों में शुक्रवार तक। ये एक तरीके से असंभव सी बात थी, पर टीमो पीछे नहीं हटता है और वहीं पुशअप्स करना स्टार्ट कर देता है। प्रैक्टिस कंटिन्यू चलती रहती है। फाइनली फ्राइडे का दिन आता है और टाइम कीपर कोच को ये बताता है कि टीमों की केवल 500 पुशअप्स और 80 सुसाइड्स ही हो पाई हैं। ये सुनकर कोच टीमों को वहां से जाने के लिए कहते हैं। कोच ये कह के जा ही रहे होते हैं कि अचानक जेसन सामने आता है और टीमों की बची हुई सुसाइड्स एंड पुशअप्स खुद पूरी करने की बात कहता है। वो कहता है कि कोच, आपने हमें सिखाया है कि यदि एक खिलाड़ी मुसीबत में हो तो पूरी टीम मुसीबत में आ जाती है, और यदि एक खिलाड़ी जीतता है तो पूरी टीम जीतती है। यह देखकर बाकी खिलाड़ी भी टीमों का हाथ बढ़ाने के लिए आगे आ जाते हैं। कोच खिलाड़ियों में डेवलप हो रही इस टीम स्पिरिट को देखकर खुश होते हैं और टाइम कीपर से काउंटिंग कंटिन्यू करने का कहकर वहां से चले जाते हैं। कहानी आगे बढ़ती है और रिचमंड हाई स्कूल की टीम का शानदार प्रदर्शन बरकरार रहता है, और कोच हर छोटी बड़ी बात खिलाड़ियों को कभी प्यार से तो कभी सख्ती से सिखाते हुए चले जाते हैं। पर कोच को जल्द ही पता चलता है कि उनका कोई खिलाड़ी क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। जानकर कोच बहुत नाराज होते हैं और वो सीधे जिम में पहुंचते हैं और खिलाड़ियों को उनके द्वारा साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट की याद दिलाते हैं, पर जैसे किसी को कोई परवाह ही नहीं थी। इस पर कोच जूनियर बैटल, जो पढ़ाई में सबसे कमज़ोर था और जिसने आज तक एक भी क्लास अटेंड नहीं की थी, उसे सस्पेंड कर देते हैं, और इससे चिढ़कर जूनियर बास्केटबॉल छोड़कर वहाँ से चला जाता है। और उसी रात जूनियर की माँ कोच से आकर मिलती है। वह उन्हें बताती है कि जब से जूनियर ने आपके अंडर में खेलना शुरू किया है, उसकी ज़िंदगी बदल गई है। ये बास्केटबॉल का गेम उसके लिए सब कुछ है, पर कोच अपनी शर्तों से पीछे हटने तैयार नहीं होते हैं। इस पर जूनियर की माँ कहती है कि वह हर शर्त मानने के लिए तैयार है, और जूनियर को बुलाकर कोच से माफ़ी मंगवाती है। कहानी आगे बढ़ती है और रिचमंड हाई स्कूल की जीत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक के बाद एक जीत खिलाड़ियों के खाते में जुड़ती चली जाती है। ऐसे में खिलाड़ी केयरलेस हो जाते हैं, वे एंजॉय करते हैं, लेट नाइट पार्टियां करते हैं, और ऐसे में एक दिन बिना बताए गए हुए एक पार्टी में से कोच उन सभी को घसीट कर लाते हैं और फिर शुरू होता है डांट का सिलसिला। खिलाड़ी ये समझ नहीं पाते हैं कि कोच आखिर इतने सख्त क्यों हैं, वो भी तब जबकि
इस सेशन में अभी तक रिचमंड को कोई हरा नहीं पाया है। ये बात सही थी कि रिचमंड टीम का ये अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन रहा है, पर न जाने क्यों कोच इससे संतुष्ट नहीं थे। कोई तो ऐसी बात थी जो कोच को परेशान किए हुए थी। और ऐसे में प्री फाइनल एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है। सारे खिलाड़ी एकेडमिक्स में बहुत पीछे पाए जाते हैं। एक दो को छोड़कर कोई भी पास होने तक की स्थिति में नहीं था, और यही वह डर था जो कोच को परेशान किए हुए था। आखिरकार कोच को निराश होना पड़ता है, और अगले दिन जब सारे खिलाड़ी जिम में पहुंचते हैं तो उन्हें जिम में ताला लगा हुआ मिलता है। नोटिस पर सभी को लाइब्रेरी पहुंचने को कहा जाता है। जब सभी लाइब्रेरी पहुंचते हैं तो कोच कार्टर वहां उन्हें बताते हैं कि चूंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन नहीं किया है, इसलिए आज से कोई प्रैक्टिस नहीं होगी। पहले उन्हें अपना रिजल्ट सुधारना होगा, उसके बाद ही कोई प्रैक्टिस मैच हो सकेगा। ये देखकर टीमो लाइब्रेरी छोड़कर चला जाता है। वो कहता है कि मैंने इस खेल को खेलने के लिए आपके सामने भीख तक मांगी, पर ये सब मुझसे नहीं होगा। कोच उसे जाने देते हैं, और जिम में ताला लगाने के बाद कोच की प्रिंसिपल के साथ एक तीखी बहस होती है। प्रिंसिपल पर पेरेंट्स के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि वे जिम का ताला खुलवाएं, पर कोच टस से मस नहीं होते हैं। यहाँ तक कि वे रिचमंड का अगला ड्यू मैच भी कैंसिल करवा देते हैं, और इस तरह इस सेशन में रिचमंड की पहली हार होती है एब्सेंट होने के कारण। ये खबर तूल पकड़ना शुरू करती है, और टीवी से लेकर अखबार तक हर जगह इसकी चर्चा होती है। खिलाड़ी अभी भी असमंजस में थे, उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। और जब यह खबर एक नेशनल न्यूज़ बन जाती है, तब कोच कार्टर एक बार फिर अपने खिलाड़ियों से मिलने लाइब्रेरी पहुंचते हैं, और वहां पहुंचकर कोच खिलाड़ियों से उनकी राय जानना चाहते हैं। अब तक खिलाड़ियों में कोच के प्रति कुछ रोष पैदा होने लगा था। खिलाड़ी अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। कुछ कहते हैं कि ये सब आप अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं, कुछ कहते हैं कि ये सब आपके अहम का परिणाम है। इस पर कोच उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि क्या तुम उस शहर के बारे में, उस स्कूल के बारे में जानते हो जिसमें तुम पढ़ रहे हो, जिसमें तुम रह रहे हो? यदि नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहता हूँ। कोच उन्हें बताते हैं कि रिचमंड हाई स्कूल के केवल 50% स्टूडेंट ही अपना स्कूल पूरा कर पाते हैं। उनमें से भी केवल 6% छात्र आगे कॉलेज की पढ़ाई में जा पाते हैं। उनमें भी अधिकतर लड़कियां होती हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि तुम्हारा ये खेल और बाकी सारी चीज़ें एज ए स्टूडेंट एथलीट केवल तभी तक कायम है जबकि तुम स्कूल अच्छे ग्रेड से पास करके किसी कॉलेज में एडमिशन लेते हो। पर जब मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो मुझे तुम में से कोई एक ही कॉलेज जाता हुआ दिखाई देता है। अब तुम्हारे दिल में शायद ये सवाल उठे कि यदि मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा तो कहाँ जाऊंगा? इसका जवाब ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हम जिस शहर में रह रहे हैं वहाँ 18 से 24 वर्ष की उम्र के लगभग 33% से अधिक लोग जेल जाते हैं। रिचमंड शहर में बड़े होने का मतलब ये है कि कॉलेज की बजाय जेल जाने के तुम्हारे चांसेस 80% ज़्यादा हैं, और इसमें पूरी तरह से तुम्हारा दोष भी नहीं है। ये पूरा सिस्टम इसी तरह काम करता है। बच्चे पढ़ाई से बचने के लिए स्पोर्ट्स या एथलीट्स बन जाते हैं, पर स्कूल पूरा ना करने के कारण और कॉलेज में एडमिशन ना लिए जाने के कारण उनका कोई भविष्य नहीं होता है। आमतौर पर टीचर्स भी इसकी ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं। ये सुनकर सारे खिलाड़ी सोच में पड़ जाते हैं। कोच अपनी बात पूरी करते हुए कहते हैं कि अब एक काम करो, आज अपने घर जाओ, अपनी लाइफ को देखो, अपने पेरेंट्स की लाइफ को देखो, और अपने आप से ये सवाल करो कि आगे आने वाले समय में तुम अपने आप को कहाँ देखते हो। यदि तुम्हारा जवाब कॉलेज हो तो हम कल इसी समय यहाँ मिलेंगे, और मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें कॉलेज पहुँचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना होगा सो मैं करूँगा। और ये कहकर कोच वहाँ से चले जाते हैं। दोस्तों, ये था कहानी का पहला हिस्सा। अगले हिस्से में हम जानेंगे कि कैसे कोच कार्टर तमाम मुश्किलों के बावजूद अपने छात्रों के लिए एक बेहतर ज़िंदगी पाने में उनकी मदद करते हैं।